हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। तो देखिए, जैसे कि अभी हम लोग जिस मोड से पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि मैं आपके सामने प्रेजेंट नहीं हूं बट फिर भी आपको चीजें बता रहा हूं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो है सेमीकंडक्टर डिवाइस। या फिर आप अपने घर में किसी से बात करते हैं, डिस्टेंस पर है, आप उससे बात कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं मोबाइल फोन का यूज करके, तो वहां पर भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ही मौजूद हैं। या फिर आप टेलीविजन देखते हैं तो वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की वजह से ही। तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारी डेवलप हुई, वो कैसे हुई, उसके पहले क्या था, और अब जो ये डेवलप हुई है उस पे कौन कौन से हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं। तो बेसिकली जो हम लोग को पढ़ना है वो सबसे पहले जानना है कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं। फिर जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं वो कैसे होते हैं। फिर जब उनमें थोड़ी सी कुछ इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो क्या होता है। फिर वो जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, वो कैसे फॉर्म होता है और उसकी वर्किंग कैसे होती है, ये सब हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो देखिए, अगर बात करी जाए कि हमें इस तरीके की डिवाइस की जरूरत क्यों पड़ी जहां पर कि सेमीकंडक्टर्स यूज हम कर रहे हैं, जो हमारे पास सिंपल वायर थी उसका हम लोग ने क्यों नहीं यूज किया। तो देखिए, अंतर ये है कि हम लोग चाहते हैं चीजों पर कंट्रोल। तो जैसे कि मान लीजिए एक वायर है, एक सिंपल सी वायर है, उस वायर में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को मॉनिटर नहीं किया जा सकता था। एक ऐसे वायर है, उस वायर पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था कि कहां पर कैसे इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है। तो डिवाइसेस जिसपे कि इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल किया जा सके, उनके फ्लो को कंट्रोल किया जा सके, तो डिवाइसेस इन विच अ कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ऑब्टेन्ड आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। यहां पर रिक्वायरमेंट ये है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो उससे हमारी जो स्क्रीन है उसमें कलर्स दिखाई दे सकते हैं। या हमने इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर लिया तो हम एक सिग्नल जनरेट कर सकते हैं या एक पल्सेटिंग लाइट जनरेट कर सकते हैं। मतलब कुछ भी वहां पर अब किया जा सकता है अगर हमने इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर लिया। क्योंकि एक वायर है सिंपल सी, उस पर करंट फ्लो कर रहा है, वो फ्लो होता होगा, कम वैल्यू का होगा, ज्यादा वैल्यू का होगा, बट उस पे उस करंट को अगर हम किसी तरीके से कंट्रोल कर सकें कि जो उस पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उनको हम किसी तरीके से क्या कर सकें, कंट्रोल कर सके, तो उसकी वैल्यू को हम अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं इन रियल टाइम। ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दूं, वो जो बड़ी सी टीवी आती थी हमारी, जिसपे पीछे से काफी ऐसे निकला रहता था, अब तो देखने को नहीं मिलती है, वो हमारी सीआरटी टीवी कहलाती थी, यानी कि कैथोड रे ट्यूब उस पे मौजूद होता था। तो पीछे उस पे एक ऐसा डिवाइस लगा रहता था जो इलेक्ट्रॉन की बीम को क्या करता था, रिलीज करता था। ठीक है। तो अगर मैं आपको साइड से दिखा रहा हूं अगर टीवी, तो वो कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, वो कुछ ऐसी दिखती थी। ठीक। तो ये जो चीज मौजूद है इसके अंदर टीवी के यहां पर, इसको कहते हैं कैथोड रे ट्यूब, और इस पे आगे लगी रहती थी स्क्रीन। ठीक है, बेसिकली वो फ्लोरेसेंस क्रिएट करती थी। तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन लगी रहती थी जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते थे, थर्मियोनिक एमिशन होता था उनका, उनको हीट करके इलेक्ट्रॉन जनरेट होते थे। फिर उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करके कि वो कितनी एनर्जी के साथ बढ़ रहा है आगे, दूसरा वो किस जगह पर जाकर हिट कर रहा है। तो जिस जगह पर जा रहा है तो वहां पर लाइट प्रोड्यूस होती थी, और जिस एनर्जी के साथ जाता था उस हिसाब से यहाँ पर लाइट का जो कलर था वो प्रोड्यूस होता था। इस तरीके से आरजीबी, तीन तरीके के हम यहाँ पर लगे रहते थे। तो तीन तरीके के कलर्स को यहाँ पर प्रोड्यूस करके एक पिक्चर क्रिएट कर देते थे। यानी कि आपके सामने जो ऐसी स्क्रीन दिखती थी उसमें यहाँ पर लाइट कम है, ज्यादा है, कम है, ज्यादा है। या इसके पहले भी अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट की बात करूं, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की, तो यहाँ पर जहां पर हमने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फॉल कराए वहां पर ब्राइटनेस ज्यादा हो गई, जहां पर कम कराए वहां पर डार्कनेस हो गई। तो इस हिसाब से पूरी इमेज यहाँ पर बन जाती थी। तो देखा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करने से हमारा काम हो रहा है।
तो बस ये इतना ही काम होता है कि इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो है उसको कंट्रोल किया जा सके, और हम जितनी भी अभी अपने चारों तरफ चीजें देख रहे हैं उनमें से ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो मौजूद है उनमें यही इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, तो इनको कंट्रोल करना था तो 1948 के पहले, यानी कि जब ट्रांजिस्टर जो हमारे थे सेमी कंडक्टर ट्रांजिस्टर, तो उसपे हमारे वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे। ठीक है, क्या यूज होते थे? वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब में क्या होता था, इसको वॉल्व भी कहते थे, कि ये एक इनको वैक्यूम डायोड बोला जाता था, जिसमें कि दो इलेक्ट्रोड मौजूद होते थे, एक एनोड और दूसरा कैथोड। ट्रायोड होता था जिसमें कि तीन इलेक्ट्रोड मौजूद होते थे, एक कैथोड, प्लेट और ग्रिड। टेट्रोड में, पेंटोड में इसी तरीके से 4 और 5 इलेक्ट्रोड होते थे। तो वैक्यूम ट्यूब में होता क्या था, ये जो वैक्यूम ट्यूब थे, चाहे वो डायोड हो, डायोड का मतलब दो डायोड का मतलब हो गया दो इलेक्ट्रोड, ट्रायोड का मतलब तीन इलेक्ट्रोड। ठीक है, फिर उसके बाद टेट्रोड का मतलब 4, पेंटोड का मतलब 5 इलेक्ट्रोड्स की बात हो रही है। तो ऐसी डिवाइस जिसपे दो इलेक्ट्रोड हो उनको बोलते थे डायोड, जिसपे तीन ट्रायोड, जिसपे 4 टेट्रोड और पेंटोड। इस तरीके से हमारी डिवाइसेस थी, और इन्हीं का यूज करके क्या किया जाता था, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो था उसको कंट्रोल किया जाता था। क्लियर? तो अब इनमें समस्या क्या थी, उस समस्या की बात करते हैं। और उसके पहले ये वर्क कैसे करते थे, तो वर्क कैसे करते थे उसके अकॉर्डिंग हमें समस्या समझ पे आ जाएगी कि समस्या क्या थी इनकी वर्किंग में। तो इन अ वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड, इलेक्ट्रॉन जो थे वो सप्लाइड होते थे कैसे? हीटेड कैथोड से। कैथोड को जब हीट किया जाता था तब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते थे, और फिर जो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स थे उनके फ्लो को कंट्रोल किया जाता था वैक्यूम पर, वोल्टेज को वेरी करके उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में। मतलब यहां पर एक हीटर कॉइल होता था ऐसे, और इन हीटर कॉइल के बीच में, या फिर इसको ऐसा मान सकते हैं कि यहां पर एक इस तरीके से एक कैथोड है, जो जिसको क्या है, एक हीटिंग एलिमेंट यहां पर लगा है। ठीक है, इसके साथ एक बैटरी लगी है। ये बैटरी क्या कर रही है, इसको बहुत ज्यादा हीट कर रही है। हीट करने की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी गेन कर पा रहे हैं, या वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी गेन कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर समस्या ये है कि इनको निकाले कौन, डायरेक्शन कौन देगा? तो उसके लिए क्या किया जाता था कि इसके और एक एनोड के बीच में इसको बना देते थे कैथोड। ठीक है, और इसको बना देते थे एनोड, इस तरीके से कनेक्ट करके। तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता था, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसमिशन होता था। ठीक है, एक क्या किया यहाँ पर, एक ऐसा मतलब एनोड बना दिया है। ठीक है, इस जगह पर ऐसा एनोड बना दिया है, और यहाँ पर हमारा ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, ये पूरा का पूरा कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ कितने अमाउंट पे जाएंगे, कितने नहीं जाएंगे, वो चीज कंट्रोल की जाती थी इस वोल्टेज को वेरी करके। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है हीट की, कि जब तक हीटिंग नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेंगे, तो हीटिंग की जरूरत थी। दूसरा, यहां पर हमें वैक्यूम की रिक्वायरमेंट थी। तीसरा, अब क्योंकि यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो इसका जो ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया थोड़ा बड़ा रहता था, जिसके कारण से उसको हैंडल करना आसान नहीं रहता था, और ये ग्लास वगैरह का बनता था तो फ्रेजाइल बहुत था। ठीक है, तो यहां पर वैक्यूम की रिक्वायरमेंट थी इस जगह पर, स्पेस पर, ताकि क्या हो कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले वो अपनी एनर्जी ना लूज करे एयर पार्टिकल के साथ टकरा कर। तो यहां पर रिक्वायरमेंट थी वैक्यूम की। इसकी रिक्वायरमेंट थी वैक्यूम की, कि यहां पर होना चाहिए वैक्यूम। ठीक है, तो पहला तो ये था कि जो यहां पर मौजूद था वो क्या था, कि हीटेड कैथोड था, हीटेड कैथोड। दूसरा, यहां पर हमारा वैक्यूम की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, वैक्यूम इज रिक्वायर्ड इन द इंटर इलेक्ट्रोड स्पेस, यानी कि दो इलेक्ट्रोड जो है उनके बीच की स्पेस पर, वरना जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपनी एनर्जी लूज कर जाते एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ टकराकर। ठीक है,
और इन डिवाइसेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सिर्फ और सिर्फ कैथोड से एनोड की तरफ ही फ्लो कर सकते थे, यानी कि वन डायरेक्शन मोशन था इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक, तो इस तरीके के डिवाइसेस को क्या कहा जाता था? वॉल्व्स कहा जाता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक ही डायरेक्शन पर था। इस कारण से इस तरीके के डिवाइसेस को क्या कहते थे? वॉल्व। वॉल्व जैसे वाटर सप्लाई में एक वॉल्व लगाया जाता है जो कि एक डायरेक्शन पर ही वाटर को फ्लो होने देता है, वाटर वापस नहीं आ पाता, सिर्फ एक ही डायरेक्शन पर ऐसे वाटर जाता है। ठीक है, तो ये हुआ। दीज वैक्यूम ट्यूब्स डिवाइसेस आर बल्कि, अब क्योंकि इनमें इतना चीजें रिक्वायर्ड थी तो ये बहुत बल्कि होते थे, बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते थे या हाई पावर कंज्यूम करते थे, और ये ऑपरेट होते थे जनरली 100 वोल्ट्स के पास, यानी कि हाई वोल्टेजेस पर ये ऑपरेट होते थे। इनकी इन सारी चीजों की वजह से कि बल्कि बहुत थे, बल्कि अगर कोई चीज है तो उसको हैंडल करना मुश्किल होता है, और हैंडल जिसको करना मुश्किल होता है उसके टूटने बिखरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, कंज्यूम हाई पावर, और इस कारण से इसकी जो लाइफ थी वो लिमिटेड थी और लो रिलायबिलिटी थी। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स थी इस पे। ये जो वैक्यूम ट्यूब्स थे हमारे, चाहे वो डायोड हो, ट्रायोड हो, पेंटोड, टेट्रोड, कुछ भी हो, इन सब में ये सारी प्रॉब्लम थी। ग्लास का बना होता था, वैक्यूम अंदर रहता था, टूटने की समस्या रहती थी, ये सारी चीजें थी। हाई वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट और हाई पावर कंजम्पशन, ये सब था। तो द सीड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स गोज बैक टू 1930s। ठीक है, तो ये जो मॉडर्न सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हम लोग देखते हैं, अभी आपको जानकारी नहीं है, ये मैं सिर्फ एक शब्द बोल रहा हूँ, ये आपके लिए शब्द है, इसके पीछे आपको जानकारी नहीं होगी कि क्या होता है, बट अभी समझिए इसको कि ये एक सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कुछ चीजें मौजूद हैं, इस मोबाइल फोन के अंदर कुछ चीजें मौजूद हैं जिसके कारण से ये चल रहा है। तो वो जो चीजें हैं वो इसी से बनी हुई हैं, सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ही हैं वो। तो इनको बनाने का जो स्टार्टिंग हुई वो 1930s के पास जाता है, जब ये बात समझ पे आई कि कुछ सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर और उनके जंक्शन, वहां पर हम किसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं नंबर्स और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर थ्रू देम। ठीक है, ये समझ पे आया है कि कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं सॉलिड स्टेट में। ठीक है, किस पे? सॉलिड स्टेट में। यहाँ पर देखो हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं कैथोड और एनोड के बीच में, बट यहाँ पर सॉलिड स्टेट में ही चीजें चल रही है। तो सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर और उनके जंक्शंस जो फॉर्म होते हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो को और उसके डायरेक्शन को। यहाँ पर ऐसा किया जा सकता है। तो सिंपल एक्साइटेशंस लाइक लाइट, simple excitations like light, heat or small applied voltage can change the number of mobile charges in the semiconductor। अब इस पे ये जो टर्म्स आ रहे हैं, जैसे मोबाइल चार्ज का मतलब क्या है, हाँ, इसका मीनिंग आपको धीरे धीरे समझ पे आएगा। अभी ये मैं पूरा सिर्फ क्या बता रहा हूँ, आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कैसे चीजें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि ये देखा गया कि बहुत ही आसानी से लाइट का यूज करके या हीट का यूज करके या थोड़े से वोल्टेज का यूज करके हम लोग चेंज कर सकते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर। अब सेमीकंडक्टर क्या है, वो डिवाइस कौन सा है, वो सब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पर थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो उस सेमीकंडक्टर डिवाइस में इनका यूज करके देखा गया कि ऐसी चीजें, मोबाइल चार्जेस का मतलब ये है कि ऐसे चार्जेस जो मूव कर सकते हैं, ऐसे चार्जेस जो मूव कर सकते हैं, उनके नंबर्स को घटाया बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि मेटल्स की बात करें तो मेटल्स पे जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो क्या है, हमारा मोबाइल चार्जेस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मोबाइल चार्जेस ही, उनको चार्ज कैरियर्स बोलते हैं। तो क्या हुआ कि ये देखा गया कि सेमीकंडक्टर जो डिवाइस है उसमें मोबाइल चार्ज कैरियर्स के नंबर्स को चेंज किया जा सकता है थोड़ी सी लाइट, हीट या फिर वोल्टेज को अप्लाई करके। ठीक है,
अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि जैसा कि हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स पर देख रहे थे कि यहाँ पर हीटिंग कॉइल बनाई, यहाँ पर एनोड बनाया, फिर यहाँ पर बैटरी लगाई, हाँ, और उसके बीच में फिर यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। जबकि जबकि सेमीकंडक्टर में ये देखा गया कि सप्लाई एंड फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर विद इन द सॉलिड स्टेट इटसेल्फ। जबकि पिछले वाले में क्या था कि हमें वैक्यूम ट्यूब्स या वैक्यूम वाल्व्स की अगर हम लोग बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको हम लोग हीट कर रहे थे और उसके बाद फिर उनको निकाल कर इवैक्यूएटेड स्पेस या वैक्यूम में ट्रेवल करा रहे थे। जबकि इसमें क्या था सॉलिड स्टेट डिवाइस में कि जो डिवाइस थी उसी में ही ये पूरी यहाँ पर ऐसे सॉलिड स्टेट डिवाइस थी, उस सॉलिड स्टेट डिवाइस के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जनरेट और फ्लो हो सकते थे। ठीक है, दोनों यहाँ पर इसी के अंदर ही हो पा रहे थे। जबकि देखो यहाँ पर क्या था, उनको इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करने के लिए हमें अलग यहाँ पर एक हीटर कॉइल लगानी पड़ी, उससे फिर इलेक्ट्रॉन निकाल लेकर उनको वैक्यूम पर ट्रेवल कराना होता था। जबकि यहाँ पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, वैक्यूम जैसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, ये चीज तो नो एक्सटर्नल हीटिंग और लार्ज इवैक्यूएटेड स्पेस इज रिक्वायर्ड बाय सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। समझ रहे हैं, ये जो मैंने यहाँ पर पॉइंट मेंशन किए थे कौन कौन से, कि जो वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं बल्कि होते हैं, हाई पावर कंज्यूम करते हैं, हाई वोल्टेजेस पर होते हैं और इनकी लाइफ टाइम कम होती है और लो रिलायबिलिटी होती है। इसी चीज को देखो, जो सेमीकंडक्टर डिवाइस था वो क्या कर रहा था, एक बेटर ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा था इन सभी चीजों के लिए कि वहां पर फ्लो और कंट्रोल दोनों उसी डिवाइस के अंदर ही हो सकते थे। अलग से कोई हमें जगह नहीं चाहिए थी, उस सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते थे और प्रोड्यूस हो सकते थे। ठीक है, किसी तरीके की हीटिंग कैथोड की जरूरत नहीं थी, किसी तरीके से हीटिंग की जरूरत नहीं थी, या कोई एक्सटर्नल हीटिंग या फिर लार्ज इवैक्यूएटेड स्पेस की भी जरूरत नहीं थी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। ये बहुत छोटे साइज के थे, जैसे ये बल्कि था तो वैसे यहाँ पर ये बहुत छोटे साइज का था, बहुत कम पावर यूज करते थे और ये लो वोल्टेजेस पर ऑपरेट होते थे, लगभग हमारे 5 वोल्ट 6 वोल्ट इस तरीके से 10 वोल्ट इस वोल्टेज पर ये ऑपरेट होते थे। इनकी लाइफ लंबी थी और इनमें रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो ये सारी चीज होने की वजह से वैक्यूम ट्यूब्स या वैक्यूम वाल्व्स को सेमीकंडक्टर डिवाइस यानी कि सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइस ने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, उनको हटाकर अब उनकी जगह ले ली। इसी कारण से आपने सुना होगा कि जो पहले कंप्यूटर था वो मतलब कई कमरों में फैला हुआ था, बहुत बड़ा था। क्यों? क्योंकि उसकी एक एक यूनिट जो थी वो इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी थी। ठीक है, इतनी बड़ी। जबकि अब देखिए इतना पूरा इतना छोटा सा कंप्यूटर होता है। एक्चुअली जो कंप्यूटर सीपीयू की जो बात की जाती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो इतना छोटा सा होता है। ठीक है, इतना छोटा सा। कहां उसकी एक टुकड़ा, उस बड़े से कंप्यूटर का एक टुकड़ा इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, ये इतना बड़ा था। अब इतने छोटे में पूरा का पूरा कंप्यूटर यानी कि सीपीयू पूरा आ गया इतने सी जगह पर, और इतनी सी जगह पर आने पर वो जो हमारा कंप्यूटर आया वो बहुत फास्ट है, जो पहला कंप्यूटर था उससे बहुत ज्यादा फास्ट है। तो साइज भी रिड्यूस हो गया, एफिशिएंसी भी बढ़ गई, लो पावर कंजम्पशन वगैरह, हाई रिलायबिलिटी है, अच्छे से वर्क करता है, ये सब वहां पर मौजूद है, किसी तरह की ज्यादा एक्स्ट्रा हीटिंग नहीं। क्लियर? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इतने ज्यादा यूज हुए कि जो कैथोड रे ट्यूब्स होती थी टेलीविजन, कैथोड रे ट्यूब वाली टेलीविजन जो थी, ये कंप्यूटर मॉनिटर्स जो थे, देखा होगा बल्कि मॉनिटर्स ऐसे बड़े बड़े रहते थे, वो सब वर्क करते थे यही वैक्यूम ट्यूब्स के प्रिंसिपल पर, कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया हीट करके और फिर वहां से उनको किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर स्ट्राइक कराते थे, जिससे कि मॉनिटर पर इमेज डिस्प्ले होती थी। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ने इनको भी रिप्लेस कर दिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स, इस पे भी सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स ही लगी होती है
और अभी आगे हम लोग देखें तो एलईडी, जो एलईडी मॉनिटर्स आते हैं उसमें तो हमारी डायरेक्ट ही सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज हो, ठीक है, या ओएलईडी, ये सब उन्हीं में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ही इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के एक पूरी तरीके से जो उसका डिवाइस, मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का एक सही तरीके से यूज कहां पर करना है, कहां पर नहीं करना है, इस सब को समझने के पहले भी एक नेचुरल अकरिंग क्रिस्टल ऑफ गैलिना यानी कि लेड सल्फाइड पीबीएस को हम लोग यूज करते थे एज अ मेटल पॉइंट कॉन्टैक्ट अटैच टू इट वाज यूज्ड एज अ डिटेक्टर ऑफ रेडियो वेव्स, ठीक है। मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में या सॉलिड स्टेट डिवाइस जो थी हमारी, उस पे हम लोग एक्चुअल में जब हम लोग ने देखा कि सॉलिड स्टेट डिवाइसेस को कैसे यूज करना है, कैसे नहीं करना, क्या उसके प्रोज है, क्या कॉन्स हैं, इसके पहले भी हम लोग ने यूज कर रखा था एक नेचुरल अकरिंग क्रिस्टल जिसको भी बोलते हैं क्रिस्टल ऑफ गैलेना या फिर गैलेना सिंपल सा, जो कि होता है लेड सल्फाइड पीबीएस, यानी कि किसके साथ में, एक मेटल पॉइंट कांटेक्ट के साथ में, जो कि बिहेव करता था एज अ डिटेक्टर ऑफ रेडियो वेव्स, जो कि बिहेव करता था एज अ डिटेक्टर ऑफ रेडियो वेव्स। तो इन द फॉलोइंग सेक्शन, यानी कि अब जो आने वाला है, हम लोग यहाँ पर डायोड्स, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब्स थे डायोड, उसी तरीके के सेमीकंडक्टर डायोड्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो वैक्यूम ट्यूब्स थे उनको रिप्लेस करके जो बना हमारा डायोड, उसको सेमीकंडक्टर डायोड उसको पढ़ेंगे, या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जो कि आपके सिलेबस में हुआ करता था, अब आपके सिलेबस में नहीं है। ट्रांजिस्टर के बारे में पहले हुआ करता था, अब नहीं है। काफी पोर्शन इस चैप्टर से हट गया है, मतलब एक तरीके से देखा जाए इस चैप्टर में अब कुछ बचा ही नहीं। पहले काफी कुछ हुआ करता था, अब तो इसमें कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो इस पे सिर्फ हम लोग क्या करेंगे कि डायोड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और कैसे यहाँ पर चीजें हो रही हैं उसको पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है इस पे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि सेमीकंडक्टर्स आखिर हैं क्या, सेमीकंडक्टर्स आखिर हैं क्या। तो अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें मेटल्स या फिर कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का, तो देखिए ये कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा कि कंडक्टिविटी के बेसिस पे कि कौन अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो वहां पर है या करंट जो है उसको फ्लो करा सकता है, उसको करंट डेवलप कर सकता है अपने थ्रू, उसके बेसिस पे, यानी कि कंडक्टिविटी के बेसिस में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस में मटेरियल्स को हम लोग कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे मेटल्स की अगर हम लोग कंडक्टिविटी बात करें, या फिर इन्हीं को कंडक्टर्स अगर बोल दें, मेटल्स की जगह पर इनको क्या बोल दें, कंडक्टर्स, तो इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है बहुत कम होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है, और इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि अगर रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी होती है 10⁻² से लेकर 10⁻8 ओम मीटर तक, और जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है 10⁻² से लेकर 10⁻8 साइमन मीटर इनवर्स तक, ठीक है। ये कंडक्टिविटी है और ये हमारी रेजिस्टिविटी है, ठीक है। तो अब फिर आते हैं इंसुलेटर्स। मेटल्स तो आप सब जानते हैं, आयरन या हमारा कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब हमारे क्या है, जिंक, ये सब क्या है, मेटल्स है, ठीक है। इंसुलेटर्स जैसे प्लास्टिक हो गया, ड्राई वुड, ठीक है। सिंपल ऐसे किसी भी वुड की बात नहीं कर रहे कि आप पेड़ से लकड़ी काट के ले आए और बोलो कि इंसुलेटर है, नहीं, उसमें आयंस मौजूद होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ड्राई वुड की बात हो रही है, कंप्लीट ड्राई वुड, ठीक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, वुड को कभी भी हम लोग नहीं मान सकते हैं कि वो इंसुलेटर है, क्योंकि वो कभी भी धोखा दे सकती है। कैसे? वुड में अगर उसने नमी को ग्रैस्प कर लिया होगा और किसी तरीके से उसके पास क्या पहुंच गया होंगे, आयंस पहुंच गए होंगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगी। तो कभी भी लकड़ी को, अगर आपके पास कोई ऐसी लकड़ी, कहीं पर पड़ी हुई लकड़ी, और आपने उसको उठाया और ये सोचकर कि इसको हम यूज कर सकते हैं एज ए इंसुलेटर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में इंसुलेटर की तरह ऐसे यूज कर सकते हैं, तो नहीं, कभी भी ऐसा मत सोचिएगा। क्यों? क्योंकि वुड में आयंस मौजूद हो सकते हैं और नमी हो सकती है, जिसके कारण से वो करंट को वहां पर स्टैब्लिश कर सकते हैं, जिससे कि फिर आपको
नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा। ड्राई वुड मैं बोल रहा हूं इस कारण से क्योंकि उस पर मैंने शब्द लगा दिया ड्राई, यानी कि उस पर किसी भी तरीके की नमी मौजूद नहीं है, ना उस पर आयंस मौजूद है। अगर आयंस होंगे भी तो वो फ्लो ही नहीं करेंगे, क्योंकि आयन के फॉर्म पर नहीं होंगे एक्चुअली वो, क्योंकि उस पे हमारा नमी मौजूद नहीं है, वाटर मौजूद नहीं है, इस कारण से। तो इंसुलेटर्स जैसे कि हमारे प्लास्टिक हो गए, ये पॉलीथीन हो गई, या दूसरी चीजें हो गई, तो यहाँ पर जो हमारा इंसुलेटर है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, 10⁻11 से लेकर 10⁻19 ओम मीटर। देखो कितनी ज्यादा है। कंडक्टर से अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो ये 10⁻13 ऑर्डर से लेकर हमारा ये 10 कुछ अराउंड 27 ऑर्डर तक डिफरेंस आ रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा इसकी रेजिस्टिविटी होती है इंसुलेटर्स की। जबकि वहीं पर अगर हम लोग कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी इसकी बहुत कम होती है। ठीक है, 10⁻11 से लेकर 10⁻19, जबकि इसकी 10⁻2 से लेकर 10⁻8। इसी के बीच में एक रीजन लाई करता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स, जहां पर कि इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो ना तो मेटल्स जितनी होती है ना तो इंसुलेटर जितनी होती है। ये लाई करती है कुछ हमारी 10⁻5 से लेकर 10⁻6 ओम। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज है ये कि देखिए इसकी कंडक्टिविटी को देखते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी के टर्म्स पर देखते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी 10⁻5 से लेकर 10⁻6 तक है। अब इसको गौर से देखिएगा, यहाँ पर इसकी कंडक्टिविटी 10⁻5 10⁻5 को अगर आप लोग देखें तो ये लाई कर रहा है इस रीजन पर, यानी कि ये कभी कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, कभी कंडक्टर्स की तरह बिहेव कर रहा है। इस रेजिस्टिविटी को सॉरी इस कंडक्टिविटी को अगर आप लोग देखें और इसको देखें अगर आप लोग 10⁻6, तो वो यहां पर इस रेंज पर आ रहा है कुछ। ठीक है, 10⁻6 वो इस रेंज पर आ रहा है, यानी कि इंसुलेटर वाली जगह पर भी उसको कभी कभी रखा। इंसुलेटर तो एक्सिव वो तभी बिहेव करता है जब K=0 हो, सॉरी T=0 केल्विन हो, और वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, तब वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, वरना वो इंसुलेटर की तरह बिहेव नहीं करता है सेमीकंडक्टर। बट हाँ, उसकी आप अगर कंडक्टिविटी देखें तो वो कुछ लाई कर रही है, कभी कंडक्टर्स के रीजन पर, कभी वो आ रही है हमारी इंसुलेटर के पास, बट एक्चुअली में वो इंसुलेटर की तरह बिहेव नहीं करते। बट हाँ, पुअर कंडक्टर की तरह जरूर कह सकते हैं कि बिहेव करते हैं सेमीकंडक्टर। तो ऐसी प्रॉपर्टी होती है जहां पर कि वो अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दिखाते हैं। ठीक है, यही रीजन है कि हम लोग ने जो मटेरियल्स हैं उनको 3 तरीके से ऐसे क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, ये चीज। तो यहां पर हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो 2 तरीके के फॉर्म पर हो सकते हैं, या तो एलिमेंटल फॉर्म हो या तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर हो, यानी कि हमने उस पर कुछ चीजें मिलाई हो आपस में और फिर बनाया हो सेमीकंडक्टर्स। जैसे कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं हमारे SI या G, यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये हमारे नेचुरल अकरिंग सेमीकंडक्टर्स यानी कि एलिमेंटल फॉर्म पर। दूसरा है कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, जो कि हमारे और सब कैटेगरीज पर डिवाइडेड है, जैसे कि इनऑर्गेनिक यानी कि CDS, GA, AS, CD, SE, INP, इस बहुत ढेर सारे यहाँ पर ये सारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, यानी कि 2 चीजों से मिलकर बने हैं ये। ऑर्गेनिक एंथ्रासीन डोप्ड थैलोसाइनिन्स, ठीक है, या ऑर्गेनिक पॉलीमर्स जैसे कि पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफीन, ये सब हमारे ऑर्गेनिक पॉलीमर्स है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग को सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, इससे ज्यादा हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज्यादा आगे नहीं जाना कि ऑर्गेनिक में क्या होता है या नॉन इनऑर्गेनिक में क्या होता है, इन सब के बारे में नहीं, हमें जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं उसके डिस्कशन को आगे लेकर चलना है और थोड़ा सा इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।